देखिए, अगर आपके शरीर की गंदगी साफ नहीं हो रही है तो आप लाख अच्छे से अच्छे चीजों को खा लीजिए, उसका फायदा आपको मिल ही नहीं सकता। और जैसे ही आपके शरीर की गंदगी साफ होती है, आपका पाचन तंत्र बहुत तेजी से काम करने लगता है। शरीर के अंदर पहले से ज्यादा ताकत महसूस होने के साथ साथ चेहरा साफ होने लगता है। वजन बढ़ाना और घटाना आसान हो जाता है। पिंपल, दाग धब्बे, एक्ने जितने भी कुछ हैं वो सब कुछ ठीक होने लगते हैं और कई सारी गंभीर बीमारियों का होने का खतरा जड़ से खत्म हो जाता है। तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं कि हमारे शरीर के अंदर गंदगी जमा कैसे होती है। तो देखिए, हम लोग जो भी खाते हैं वो आहार नली से होकर पेट में पहुंचता है, जहां खाना टूटने के बाद छोटी आंत में जाती है, जो कि बाद में मल के रूप में हमारे बॉडी से बाहर चली जाती है। लेकिन इस प्रक्रिया में सबसे ज्यादा गंदगी हमारे आंत में ही जमा होती है। अगर हम लोग अपने आंत को जूम कर कर देखें तो वो कुछ इस तरह का दिखाई देता है, जिसमें उंगली की तरह दिखने वाली छोटी छोटी उभार होती है, जो कि एक फिल्टर के तरह काम करती है, क्योंकि इन उभार के अंदर नसें होती है जो कि हमारे शरीर के अलग अलग हिस्सों से जुड़ी होती है और इसी नस के जरिए खाने में मौजूद पोषक तत्वों को खींचकर खून में और हमारे शरीर के अलग अलग हिस्सों तक पहुंचाया जाता है। लेकिन जब हम लोग जाने अनजाने में गलत तरीके के खाने का इस्तेमाल करते हैं तो वो हमारे आंतों में चिपकने लगती है और धीरे धीरे दीवार पर एक मोटी परत बनाकर जमा हो जाती है, जिससे कि जब हमारी आंतें खाने में मौजूद पोषक तत्वों को खींचती है तो उसके साथ साथ गंदगी भी हमारे खून में मिल जाती है और फिर शरीर के अलग अलग हिस्सों में जाकर ये गंदगी जमा हो जाती है। जब ये गंदगी खून के जरिए हमारे लीवर तक पहुंचती है तो फैटी लीवर और जॉन्डिस जैसी बीमारियां होती है। जब ये किडनी में जमा होती है तो किडनी स्टोन और फेफड़े में जमा होने से अस्थमा, और जब खून के जरिए दिल तक पहुंचती है तो कोलेस्ट्रोल और हमारी नसों में ब्लॉकेज पैदा होती है। और जब ये गंदगी हमारी स्किन में पहुंचती है तो दाग धब्बे, खुजली, एक्ने, पिंपल जितने भी इस तरह की समस्या हैं सब होने लगती है। और इतना ही नहीं, जब ये गंदा खून हमारे पूरे शरीर में फैलता है तो हमारे शरीर का जो हार्मोन का संतुलन है वो भी बिगड़ने लगता है और जिससे कि हमें और भी जानलेवा बीमारियां होने की खतरा बढ़ जाती है, यहाँ तक कि कैंसर भी। बस आप इतना समझ लीजिए कि शरीर में हर छोटी से छोटी बीमारी और बड़ी से बड़ी बीमारी शरीर के अंदर गंदगी जमा होने की वजह से ही होती है। और इसीलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे तरीके के बारे में बताऊंगा जिसे अगर आप हफ्ते में केवल एक दिन भी कर लेते हो तो ये आपके पूरे बॉडी को डिटॉक्स कर देगी। तो वीडियो को पूरा आखिर तक देखिएगा, क्योंकि ये आपको स्वस्थ रखने में बहुत मदद करने वाली है। नंबर 1, देखिए इसमें आपको करना क्या है कि आप जैसे ही सुबह उठते हो तो आपको सबसे पहले फ्रेश हो जाना है और इसके बाद आपको 1 गिलास हल्का गुनगुना गर्म पानी लेना है और उसमें आपको आधा नींबू, कागजी नींबू जो होता है, उससे आपको निचोड़कर डाल देना है और फिर आपको उस नींबू पानी को घूट घूट करके पी जाना है। और इसके बाद आपको क्या करना है कि 15 से 20 मिनट तक सुबह के धूप में बैठ कर रहना है। ऐसा करने से क्या होता है कि धूप में विटामिन डी होती है, जो कि हमारे शरीर के फंक्शन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है और साथ ही साथ विटामिन डी के मौजूदगी में जितने भी जीवाणु होते हैं, कीटाणु होते हैं, वो सब मर जाते हैं। इसीलिए आपको नींबू पानी पीने के बाद आपको धूप में 15 से 20 मिनट तक जरूर बैठना है। नंबर 2, ऑयल पुलिंग। देखिए इसमें आपको क्या करना है कि 1 चम्मच कोकोनट ऑयल या फिर मस्टर्ड ऑयल लेना है और उस 1 चम्मच ऑयल को अपने मुंह में डालने के बाद 15 से 20 मिनट तक अपने मुंह के चारों ओर उसे घुमाते रहना है। देखिए ऐसा करने से क्या होता है कि ऑयल जो होती है वो हमारे शरीर के जितने भी गंदगी होती है उसे अपनी ओर खींचती है और हमारा जो जीभ होता है वो हमारे किडनी, हार्ट, लंग, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्पाइन और सारे ऑर्गन के साथ कनेक्टेड होती है और जिससे कि इन सारे ऑर्गन्स की जितनी भी गंदगी होती है वो ऑयल में आकर चिपक जाती है और फिर आपको क्या करना है कि उस ऑयल को आपको बाहर फेंक देना है और आपको कुल्ला कर लेना है। तीसरा चीज जो आपको करना है वो ये है कि आपको अपने खाने के समय में थोड़ा सा बदलाव करना है और वो ये है कि आपको रात का खाना थोड़ा सा जल्दी खाना है और सुबह का खाना थोड़ा सा देर से। और ऐसा इसलिए क्योंकि हम लोगों का जो बॉडी है वो एक एडेप्टिव पीस है, यानी कि आप अपने बॉडी को किसी भी हालात में रख दीजिए,
वो कुछ दिनों के अंदर ही अपने आप को उस हालात में ढाल लेगा। और हम लोगों का बॉडी अपने आप को अंदर से खुद से ही साफ करता है, लेकिन हम लोग कुछ ऐसे गलतियों को कर देते हैं जिससे कि हमारे बॉडी को अपने आप को साफ करने का समय ही नहीं मिल पाता है। देखिए, हमारे बॉडी में जितने भी रिकवर प्रोसेस होते हैं या फिर जितने भी साफ सफाई के प्रोसेस होते हैं, वो उस वक्त होते हैं जब हम लोग गहरी नींद में सो रहे होते हैं। लेकिन जब आप रात को खाने के तुरंत बाद ही सो जाते हो तो आपके बॉडी का ऑर्गन्स उसे रात को पचाने में ही बिजी हो जाता है, और जिससे कि उसे अपने बॉडी को डिटॉक्स करने का समय ही नहीं मिल पाता है। और इसीलिए आपको क्या करना है कि रात के वक्त 6 से 7 बजे के बीच ही आपको खाना खा लेना है। ऐसा करने से क्या होगा कि आपका जो खाना है वो सोने से पहले ही पूरी तरीके से डाइजेस्ट हो जाएगी, और जब आप रात को सोओगे उस वक्त आपके बॉडी का ऑर्गन्स अपने आप को अच्छे तरीके से डिटॉक्स कर पाएगा। इसके अलावा आप जब भी खाना खाएं तो उसके 10 मिनट के बाद आपको एक छोटा सा अदरक का टुकड़ा लेना है नाखून के आकार के, और एक छोटा सा गुड़ का टुकड़ा लेना है, और इन दोनों चीजों को आपको चबा चबा कर खा जाना है। देखिए, ये दोनों चीजें क्या करती है कि सबसे पहली चीज कि आपके शरीर में जितने भी गंदगी है उसे खाने के साथ ही खींचकर बाहर निकाल देती है, और दूसरी चीज कि आपके खाने को सही तरीके से पचाने में मदद करती है, और जिससे कि आपका खाना पचता है ना कि सड़ता है। नंबर 4, क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। सबसे पहली चीज कि जब तक आप अपनी बॉडी को डिटॉक्स कर रहे हैं तो कुछ दिनों के लिए तेल से बनी चीजें, पैकेट में मिलने वाली चीजें, बिस्किट्स, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक और चीनी से बनी सभी तरह की चीजें पूरी तरीके से खाना बंद कर दें, क्योंकि यही चीजें आपके आंतों में गंदगी के रूप में जमा होती है। ये बात हो गई कि आपको क्या नहीं खाना है। अब क्या खाना है वो ध्यान से सुनिए। देखिए, आप अपने घर के अनाज में जो भी खा रहे हो उसमें आपको कोई भी किसी भी तरह का बदलाव करने की कोई जरूरत नहीं है। बस आपको एक चीज का ध्यान रखना है, और वो है सब्जी। देखिए, आप जब भी खाना खाएं तो उसमें सब्जी का मात्रा थोड़ा सा अधिक रखें। यानी कि पहले अगर आप आधा कटोरी सब्जी में खाना खाते थे तो अब से आप 1 कटोरी सब्जी के साथ खाना खाएं। ऐसा करने से क्या होता है कि सब्जियों में फाइबर की मात्रा अधिक होती है, और फाइबर ही वो चीज है जो कि हमारे आंतों की गंदगी को खींचकर हमारे मल के साथ बाहर करती है। नंबर 5, पूरे दिन में 25 से 30 मिनट ऐसा जरूर निकालें जिसमें आप किसी भी तरह का फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं। आप चाहे कोई गेम खेल रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, कुछ भी हो, यानी कि किसी भी तरह का फिजिकल एक्टिविटी होना चाहिए। और ऐसा इसलिए क्योंकि जब भी आप किसी भी तरह का फिजिकल एक्टिविटी करते हो तो आपके बॉडी से पसीना बाहर आती है, और पसीने के साथ साथ आपके बॉडी की गंदगी भी बाहर आती है। तो कम से कम पूरे दिन में 25 से 30 मिनट अपने बॉडी के लिए जरूर निकालें। तो इन 5 तरीकों के अलावा मैं आपको और एक बोनस टिप्स देता हूँ, और वो है फास्टिंग। देखिए, आप किसी भी धर्म को देख लीजिए, उसमें आपको फास्टिंग का रूल मिलेगा ही। आप हिंदू हैं तो त्योहारों में फास्टिंग रखा जाता है। दोस्तों, इस बात में कोई भी शक नहीं है कि दुनिया में सबसे ज्यादा अलग प्रकार के जानवर अमेज़न के जंगल में पाए जाते हैं। इसके अंदर जाकर ऐसा लगता है जैसे हम किसी दूसरी दुनिया में आ गए हों। इस वक्त धरती का सबसे ज्यादा घना जंगल अमेज़न ही है। ये बिल्कुल ऐसी स्थिति में है जैसे पूरी दुनिया में लाखों साल पहले जंगल हुआ करते थे। कई लोगों का ये भी मानना है कि अमेज़न के जंगलों की गहराई में आज भी डायनासोर जैसे जीव जिंदा हो सकते हैं। जितना बड़ा और घना अमेज़न का जंगल है वो उतना ही ज्यादा रहस्यमय भी है। आज तक लोगों को ये नहीं पता कि ये जंगल बना कैसे, क्योंकि ये दुनिया के किसी भी जंगल से बहुत ज्यादा अलग है। लेकिन माना जाता है कि इससे बाहर से आए किसी ने बनाया। आज हम आपको कुछ बताएंगे इनके बारे में, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। दोस्तों, अमेज़न जंगल का नाम सुन के आपके दिमाग में सबसे पहले सांप आते होंगे, क्योंकि यहाँ पर सांप की सबसे ज्यादा प्रजातियां मिलती है, जैसे कि एनाकोंडा, पाइथन, कोबरा और कई अलग अलग सांप। साथ ही यहाँ के एनाकोंडा बाकी देशों के एनाकोंडा से ज्यादा बड़े होते हैं। कुछ का मानना है कि अमेज़न के जंगल में प्राचीन वक्त के सांप भी मौजूद हैं, क्योंकि इसका क्लाइमेट और नेचर बिल्कुल वैसा है जैसे लाखों साल पहले धरती का था, और वैसे इस सपनों को देखे जाने की बात भी होती रहती है। इस जंगल में बुलेट एंट और साथ ही और भी कई अनोखे जानवर हैं।
जो कि बस अमेज़न में ही मिलते हैं। अमेज़न में कई जानवरों पर रिसर्च की गई है, पर फिर भी आज तक अमेज़न के आधे से भी कम हिस्से को ही हम देख पाए हैं। अमेज़न का 75% हिस्सा ऐसा है जहां आज तक इंसान पहुंच नहीं पाए, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा घना है और इतने अंदर तक टेक्नोलॉजिकल सामानों को लेकर जाना नामुमकिन है। साथ ही जैसे कि हमने कहा, इसका क्लाइमेट लाखों साल पहले की पृथ्वी जैसा है, तो वैज्ञानिक इसके साथ छेड़छाड़ करके इसे बर्बाद नहीं करना चाहते। अमेज़न में कई आदिवासियों की ट्राइब भी रहती है और अमेज़न के घने जंगलों में और भी कई ऐसी जनजातियां होती होंगी जिनके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता। और अगर टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट की वजह से अमेज़न जंगल नष्ट हो गया तो दुनिया से कई सारे जीव विलुप्त हो जाएंगे। दोस्तों, आए दिन अमेज़न के बारे में नई और अनोखी बातें पता चलती रहती हैं। यहाँ अक्सर कई एक्सपेरिमेंट्स और रिसर्च चलते रहते हैं। लीड्स यूनिवर्सिटी ने साल 2017 में एक रिसर्च की थी। इसमें पाया गया कि अमेज़न बेसिन जितना कार्बन ग्रहण करता है उतना कहीं नहीं करता, जिसके चलते यहाँ पर कार्बन एम्बिशन बहुत कम है। इसीलिए यहाँ का वातावरण इतना अच्छा है। अगर यहाँ पर टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट बढ़ गई तो यहाँ पर बहुत ज्यादा कार्बन रिलीज होगा और नेचर के लिए खतरा होगा। वैज्ञानिक कार्लोस नोवर अपने रिसर्च में कहते हैं कि जिस तरीके से अमेज़न के जंगलों को काटा जा रहा है वो दुनिया के सबसे बड़े जंगल से सबसे बड़े सावन क्षेत्र में बदल सकता है। बता दे, सावन क्षेत्र में छोटे छोटे पौधों के साथ घास का जंगल होता है। इससे क्षेत्र की इकोलॉजी भी बदल सकती है। अमेज़न के जंगल 9 देशों से होकर गुजरते हैं। इन जंगलों का करीब 60% ब्राजील, 13% पेरू, 10% कोलंबिया और बाकी का हिस्सा इक्वाडोर, गुआना, वेनेजुएला, बोलीविया, सूरीनाम और फ्रेंच गुआन से होकर गुजरता है। बता दे कि पृथ्वी पर जितने जीव हैं उसके 1/3 को एक साथ आप अमेज़न के जंगल में देख सकते हैं। यहाँ 390 अरब पेड़ हैं, जिसमें 16,000 से ज्यादा उनकी प्रजातियां हैं। इतना ही नहीं, यहाँ 400 से ज्यादा आदिवासी जनजातियां भी रहती हैं। इन जनजातियों का बाहरी दुनिया से किसी भी तरह का संबंध नहीं है। दोस्तों, अमेज़न के जंगलों के कीड़ों की काफी चर्चा होती है। माना जाता है कि यहाँ इतने 1000 तरह के कीड़े और जंतु मिलते हैं कि उनमें से कुछ ही फीसदी के बारे में अब तक वैज्ञानिकों को पता चला है। यहाँ की बुलेट चींटियां भी बड़ी खतरनाक होती हैं। देखने में छोटी होने वाली इन चींटियों के डंक को जहर की तरह खतरनाक माना जाता है। कहा जाता है इनके काटने पर गोली लगने जितना दर्द होता है। चींटियों के बाद यहाँ की मकड़ियों की चर्चा होती है। यहाँ 3000 से ज्यादा मकड़ियों की प्रजातियां पाई जाती है, जिनमें ज्यादातर जहरीली होती हैं। टैरेंटुला मकड़ी को सबसे खतरनाक माना जाता है। इसके बाल भी इतने खतरनाक होते हैं कि आपकी आंखों में पड़ गए तो शीशे की तरफ उसे फोड़ देंगे। अब इतने कमाल के जानवर बस यही रहते हैं, तो इस जगह के बारे में कुछ खास बात तो होगी ही। देखा जाए तो कुछ नहीं, बल्कि बहुत खास बात यह है कि अमेज़न जंगल किस तरीके से बना है। ये जान के आप चौंक जाओगे, क्योंकि आप कह सकते हो कि अमेज़न जंगल जिस तरीके से बना है उसने आधी पृथ्वी को तबाह कर दिया है। दरअसल हाल ही के कुछ स्टडीज में पता चला है कि डायनासोर को मारने वाला एस्टेरॉयड एक नए नियो ट्रॉपिकल जंगल के निर्माण के लिए जिम्मेदार है। ट्रॉपिकल जंगलों का निर्माण एक एस्टेरॉयड के कारण हुआ जो लगभग 66 मिलियन वर्ष पहले पृथ्वी से टकराया था, और इसके बाद क्रेटेशियस मॉस एक्सटिंक्शन हुआ था, जिसने धरती के सारे रुख को बदल दिया, जिस दौरान हमारे धरती पर राज करने वाले करीब 75% जीवों की प्रजातियां पूरी तरह विलुप्त हो गई थी। ये मास एक्सटिंक्शन मुख्य रूप से 2 कारणों की वजह से हुआ, जिसने विशालकाय डायनासोर्स और दूसरे जीवों की लाखों प्रजातियों का खात्मा कर दिया। सबसे पहले आज से तकरीबन 66 मिलियन सालों पहले करीब 15 किलोमीटर विशाल एस्टेरॉयड अचानक हमारी धरती से आ टकराया। इस एस्टेरॉयड के धरती से टकराने के तुरंत बाद ही सैकड़ों किलोमीटर दूर तक आग का गोला फैल गया, जिसने अपने रास्ते में आने वाले जीवों को तुरंत ही राख में बदल दिया। इस टक्कर से समुद्र में कई मीटर ऊंची खतरनाक लहरें उठी, जिन्होंने आधी दुनिया में तबाही मचा दी। इस टक्कर के बाद निकले धूल और राख धीरे धीरे आसमान में फैल गए, जिस कारण हमारी धरती का वायुमंडल कई महीनों तक गैस और डस्ट से पूरी तरह ढक गया, जिसके कारण सूरज से आने वाली प्रकाश की किरणें धरती की सतह पर पहुंचना बंद हो गई। इसी वजह से हमारी धरती का तापमान कई डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। अचानक आए इस महाविनाश की वजह से जीव जंतुओं और पौधों की कई प्रजातियां तुरंत नष्ट हो गई। कुछ महीनों बाद धीरे धीरे पृथ्वी के वायुमंडल से गैस और डस्ट साफ हुआ,
और प्रकाश की किरणें धरती तक पहुंचने लगी। लेकिन उसके बाद ग्रीन हाउस गैसेस जो कि पृथ्वी के वायुमंडल में पहुंच गई थी, उन्होंने पृथ्वी को अचानक बहुत गर्म करना शुरू किया। तापमान में आए इस भयानक उतार चढ़ाव ने उस समय धरती पर मौजूद करीब 75% जीवों और पौधों की प्रजातियों को नष्ट कर दिया। वहीं कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि इस मास एक्सटिंक्शन में रही सही कसर उस समय के डेक्कन ट्रैप्स यानी कि आज के दक्षिण भारत में हुए विशालकाय वॉल्केनिक इरप्शन ने पूरी कर दी। ये वॉल्केनिक इरप्शन बेहद ही खतरनाक थे, जिनसे भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड और खतरनाक ग्रीन हाउस गैस निकली, जिन्होंने बचे हुए जीवों को खत्म कर दिया। पर इसी मास एक्सटिंक्शन के बाद मैमल्स और दूसरे जीवों की प्रजातियां अस्तित्व में आई, जिन्होंने कई लाखों सालों के इवोल्यूशन के बाद जाकर हम इंसानों का रूप लिया, जो कि अभी इस वीडियो को देख रहे हैं। और ये उल्कापिंड हमारे जीवन के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण था। अगर ये उल्कापिंड नहीं टकराए होते तो आज हम जिंदा नहीं होते। और ये उल्कापिंड ही वो कारण है कि अमेज़न फॉरेस्ट इतना ज्यादा घना है और इसके अंदर कई अनोखे जीव रहते हैं। दरअसल आज जहाँ अमेज़न जंगल है, वहाँ पर डायनासोर के समय में बहुत ही ज्यादा बड़े बड़े पेड़ हुआ करते थे, लेकिन कई शाकाहारी डायनासोर थे जो कि इन पेड़ों को खाते थे, जिसके चलते इन पेड़ों को कभी अच्छे तरीके से बढ़ने का मौका ही नहीं मिला, क्योंकि डायनासोर उन पेड़ों को खा जाते थे। लेकिन जब उल्कापिंड गिरा तो डायनासोर पूरे तरीके से विलुप्त हो गए, जिसके बाद इन पेड़ों को खाने वाला कोई भी नहीं था। लेकिन ये जो उल्कापिंड था वो बिल्कुल सटीक अमेज़न जंगल के ऊपर गिरा था, जिसके चलते ये जंगल की हालात पूरे तरीके से गायब हो गई। यहाँ कोई भी जीवन नहीं बचा और साथ ही ये जगह पूरी रेडिएशन से भर गई। ये उल्कापिंड की गर्मी इतनी ज्यादा थी कि उसने हर एक पेड़ पौधों को जला दिया। माना जाता है उसने जमीन पर बहुत ही बड़ा गड्ढा बना दिया था। लेकिन समय के साथ साथ धीरे धीरे वहाँ की स्थिति शांत हुई और वहाँ पर जीवन फिर से पनपने लगा। इस बार उन पेड़ पौधों को उगने से रोकने के लिए कोई भी डायनासोर जैसा जीव नहीं था, जिसके चलते पेड़ पौधे बहुत ही ज्यादा तेजी से बढ़ गए। और आप कह सकते हैं कि जिस रेडिएशन ने इस जगह को तबाह किया, उसने इन पेड़ों को उगने में और ज्यादा मदद की। अमेज़न रेन फॉरेस्ट की जमीन सबसे ज्यादा फर्टिलाइज्ड जमीन मानी जाती है। जो उल्कापिंड धरती पर गिरा था वो करीब 12 किलोमीटर बड़ा होगा। और देखा जाए तो अब के समय में रियल मेन अमेज़न रेन फॉरेस्ट 12 किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है और ये जंगल अपने आसपास के जंगल में काफी ज्यादा अलग दिखता है। अगर आप ऊपर से देखो तो आप क्लियरली बाकी जंगल और अमेज़न रेन फॉरेस्ट के बीच का अंतर देख सकते हो। अमेज़न रेन फॉरेस्ट के अंदर कई ऐसी खास वनस्पतियां और खास तरीके के पेड़ हैं जो कि पूरी दुनिया में और कहीं नहीं मिलते। और अमेज़न रेन फॉरेस्ट के बहुत ही ज्यादा गहराई में क्या है ये कोई नहीं जानता, क्योंकि किसी ने इसे पूरी तरीके से देखा ही नहीं। हो सकता है उल्कापिंड की वजह से इसके अंदर पूरी एक अलग दुनिया बन गई हो। यहाँ पर पेड़ बाकी किसी भी जंगल से बहुत ज्यादा घने हैं और ये भी कहीं ना कहीं उससे उल्कापिंड से जुड़े हैं। आपको ये बात शायद पता होगी, जब भी वोल्केनो फूटता है तो उसके आसपास की सारी जगह लावा की वजह से तबाह हो जाती है, लेकिन उसके कुछ सालों बाद वही लावा नए जीवन की शुरुआत करता है। ये कुदरत का नियम है और हमेशा अंत के बाद आरंभ होता है। क्रिटेशियस मास एक्सटिंक्शन से पहले भी 4 मास एक्सटिंक्शन हुए थे। एक्सटिंक्शन थे ऑर्डोविशियन मास एक्सटिंक्शन, डेवोनियन मास एक्सटिंक्शन, पर्मियन मास एक्सटिंक्शन और टेरेसिक जुरासिक मास एक्सटिंक्शन, और फिर हुआ था क्रिटेशियस मास एक्सटिंक्शन। और इन सब एक्सटिंक्शन की वजह से धरती का एक जीवन पूरे तरीके से नष्ट हो गया और दूसरे जीवन को पनपना पड़ा। बिल्कुल वैसे एक वक्त आएगा जब इस धरती से हम सारे इंसानों का नाश हो जाएगा और फिर कोई दूसरा जीवन आएगा और वो होगा 6th मास एक्सटिंक्शन। और देखा जाए तो हम इंसान बहुत ही ज्यादा तेजी से एक्सटिंक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं। जैसे कि जिस जंगल की हमने बात की यानी अमेज़न जंगल, इसे बहुत जल्दी से काटा जा रहा है और साथ ही आजकल फॉरेस्ट फायर भी बहुत जल्द हो रही है। नेक्स्ट मास एक्सटिंक्शन कभी भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है कि ऑलरेडी शुरू हो गया हो। वैसे ये एक बोनस फैक्ट है कि एक ऐसा जीव है जिसने सारे मास एक्सटिंक्शन को सरवाइव किया है। उस जीव का नाम है ट्रेड। आज जो आप अपने शरीर और दिमाग के बारे में जानने वाले हो, उससे आपके रोंगटे खड़े न हो, तब मैं आपको अपना फेस दिखा दूंगा। आपको लगता है कि आप अपने शरीर के बारे में सब कुछ जानते हो, है ना? रिसर्च में पता चली शरीर के बारे में ये सब फैक्ट्स इतने अमेजिंग हैं कि आप शौक के मारे शायद बेहोश न हो जाओ, इसका डर है मुझे। इसलिए एम्बुलेंस सब तैयार रखना। सो लेट्स एक्सप्लोर। नंबर 28, दिमाग के अंदर की रफ्तार।
यानी ब्रेन न्यूरॉन कम्युनिकेशन स्पीड। मैंने आपको ये फैक्ट कई बार बताया है कि आपके दिमाग के अंदर एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से संपर्क करता है, और अगर इस सिग्नल की स्पीड को हम मापे तो ये आता है 400 किलोमीटर प्रति घंटे। मतलब इस दुनिया की सबसे तेज बुलेट ट्रेन की स्पीड की गति से एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से आपस में संपर्क करता है। इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है, बिजली आपके दिमाग में चलते रहती है। कितनी अजीब बात है ना, कि आपके दिमाग के अंदर इतनी स्पीड से बिजली के जरिए इतना कुछ होते रहता है और आपको पता भी नहीं चलता। और दिमाग ही इस दुनिया की एक ऐसी मशीन है जो कि इतना कुछ करते हुए भी जरा सा भी आवाज नहीं करता। नंबर 27, आपके दिमाग के अंदर की रसायन की संख्या यानी नंबर ऑफ केमिकल रिएक्शंस इन योर ब्रेन एवरी सेकेंड। क्या आप जानते हो कि एक सेकंड में आपके दिमाग में कितने केमिकल रिएक्शंस होते हैं? 1 लाख। जी हाँ, यू हर्ड इट राइट, फेक एक्सेंट। 1 लाख केमिकल रिएक्शंस हर सेकंड आपके दिमाग में चलते रहते हैं, और उसी के चलते आप जिंदा हो। अगर उसमें से एक भी केमिकल रिएक्शन नहीं हो तो आप जिंदा नहीं रह पाओगे। कितनी बारीक है हमारी शरीर, isn't it? नंबर 26, आपके शरीर का खून हजारों किलोमीटर दौड़ता है, यानी ब्लड ट्रेवल्स थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर पर डे। आपने तो ये जरूर सुना होगा कि हमारे शरीर में खून दौड़ता है ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर, जो कि हमें जिंदा रखता है। पर क्या आपको पता है कि खून कितना डिस्टेंस कवर करता है? इसे अगर हम मापे तो ये कितना आएगा? शॉकिंगली इट टर्न्स आउट कि एक दिन में आपके शरीर का खून लगभग 19,312 किलोमीटर दौड़ता है। मतलब भारत से यूएसए यानी अमेरिका, इससे भी ज्यादा डिस्टेंस तो आपका खून दौड़ते दौड़ते एक दिन में कवर करता है। नंबर 25, दिमाग की क्षमता यानी ब्रेन स्टोरेज कैपेसिटी। आपको तो मैंने ये फैक्ट बताया है कि आपका आंख 576 मेगापिक्सल का होता है, पर क्या आपको पता है कि आपका दिमाग 2.5 पीबी का है? आप लोग कहते हो ना ये गाना तो 5 MB का है, ये फिल्म तो 2 GB का है। अब सुनो, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट, 1000 GB मतलब 1 TB। 1 TB का हार्ड डिस्क आपने देखा होगा, और 1000 TB मतलब 1 PB, जिसे कि पेटाबाइट कहते हैं। और आपके दिमाग में करीब 2.5 PB तक जानकारी भरा जा सकता है, जो कि वर्चुअली अनलिमिटेड, क्योंकि नॉर्मल इंसान तो आधा PB का भी इस्तेमाल नहीं करता। और इसके उल्टा जो साइंटिस्ट और जीनियसेस हैं वो नॉलेज भर भर के 1 PB तक इस्तेमाल कर लेते होंगे अपने लाइफ टाइम में, पर स्टडीज के हिसाब से 2.5 PB आज तक कोई यूज नहीं किया होगा। नंबर 24, एक दिन की सारी सांस यानी टोटल नंबर ऑफ ब्रेथ्स इन अ डे। आप सांस लेते रहते हो, पर क्या आपको पता है कि आप एक दिन में कितनी बार सांस लेते हो? तो इसका आंसर है करीब 23,100 बार। अगर आप एक जगह पर बैठकर अपने सांस को गिनोगे तो आपको ये पता चलेगा इतनी बार सांस लेते हो, और आपको इसका अंदाजा भी नहीं है, राइट? नंबर 23, एक दिन की धड़कन यानी टोटल नंबर ऑफ हार्ट बीट्स इन अ डे। अभी एक काम करो, अपने दिल पर हाथ रखो, और जो अंदर धक 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 हो रही है, आपका जो दिल है, आपका जो हार्ट है, वो एक्चुअली एक दिन में करीब 1,15,200 बार धड़कता है। इतनी बार होता है और आप कभी इस पर ध्यान भी नहीं देते। नंबर 22, आप 5 साल अंधेरे में जीते हो, यानी यू स्पेंड 5 years ऑफ योर लाइफ इन डार्कनेस। आप ब्लिंक करते हो, राइट? अपनी पलक झपकाते रहते हो, और आप जब झपकाते हो तब देखना कुछ देर के लिए, 1 सेकंड से भी कम के लिए अंधेरा हो जाता है ना? तो आपके पूरे जीवन काल में आप जितनी बार अपनी पलक झपकाए हो और झपकाओगे, और उस झपकाने के चलते जो अंधेरा हुआ है उसे अगर जोड़ दें तो आप पूरे जीवन काल में करीब 5 साल अंधेरे में बिताते हो। नंबर 21, नसों की लंबाई। कई लड़के जिम में कहते हैं ना कि देखो मेरे हाथों का नस दिख रहा है, और आपको तो पता ही होगा कि ये सिर्फ हाथों में ही नहीं, पूरे शरीर में ऊपर से लेकर नीचे तक नस ही नस होता है, पूरी तरह से फैला होता है। तो अगर इस नस को आपके शरीर से बाहर निकाल कर रोड पर बिछाया जाए तो ये करीब 75 किलोमीटर तक फैलेगा। सोचो इतनी लंबी चीज इतने कॉम्प्रेस्ड दबे हुए रूप में आपके शरीर में मौजूद है। नंबर 20, स्पीड ऑफ स्नीज यानी छींक की गति। आप छींकते तो जरूर होंगे, पर छींकने को अगर आप स्लो मोशन में ऑब्जर्व करो और अगर इसकी स्पीड को मापो तो ये होपिंग 160 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। इसलिए कहते हैं कि मुंह को कवर करके छींको, नहीं तो छींक दूर दूर के मौजूद इंसान तक भी सर्दी की वायरस आराम से पहुंचा सकता है। नंबर 19, आपकी सीमेंट से बनी दीवार से भी ज्यादा मजबूत है आपका हड्डी, यानी ह्यूमन बोन इज एक्चुअली स्ट्रॉन्गर देन कॉन्क्रीट। आपका थाई यानी जांघ का जो हड्डी है वो आपके पूरे शरीर का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट यानी सबसे मजबूत बोन। अगर इसकी मजबूती को मापे तो ये पता चलता है कि इसकी मजबूती एक कॉन्क्रीट से भी ज्यादा होती है, मतलब आपके घर के दीवार से भी ज्यादा मजबूत आपके जांघी में मौजूद वो हड्डी। नंबर 18, आपके पास 5 से भी ज्यादा इंद्रियां यानी यू हैव मोर देन 5 सेंसेस। 6th, स्पिरिचुअल इंद्री, वो सुपर पावर वाली इंद्री, वो तो अपने आप में एक अलग ही दुनिया है। पर अगर साइंटिफिक नजर से हमारे शरीर को देखें तो आपके पास 5 से भी ज्यादा सेंसेस एक्चुअल में साइंटिफिकली मौजूद है। 5 नहीं
आपके पास लगभग 20 सेंसेस हैं। उनमें से कुछ ये है थर्मोसेप्शन, मतलब आप अपने आसपास के गर्मी को, थर्मल एनर्जी को इसी थर्मोसेप्शन के जरिए सेंस कर पाते हो। सेंस ऑफ टाइम, टाइम भी एक सेंस है। अगर हम इसे डीपली देखें तो आपको हर पल बिना घड़ी देखे भी पता चल रहा होता है कि हाँ इतने देर में ये किया तो इतना समय लगभग बीत गया होगा। तो वो एक्चुअली सेंस ऑफ टाइम के चलते होता है। इक्विलिब्रायोसेप्शन, खड़े होकर आप चल पाते हो, ये एक्चुअली एक तरह का सेंस ही होता है। चलना कितना आसान और नेचुरल लगता है ना, पर अगर आपके दिमाग से इक्विलिब्रायोसेप्शन को हटा दूं तब आप चलने की शक्ति खो दोगे और आप अपने आप को बैलेंस नहीं कर पाओगे। प्रोप्रायोसेप्शन, ये सबसे इंटरेस्टिंग है। आप अभी अपनी आंखों को बंद करो, हाँ अभी करो, और अब मैं आपको कह रहा हूँ कि आप अपने हाथों से अपने नाक को टच करो, पर आंख मत खोलना। ओके, अब अपने कानों को टच करो, अब आंखें खोल दो। तो यहाँ देख पा रहे हो कि आप आंखें बंद करके भी कौन सा ऑर्गन किस पोजीशन में है इसे डिटेक्ट कर पा रहे हो। नथिंग स्पेशल, राइट? पर अगर इस सेंस को आपके अंदर से मैं हटा दूं तो आप कुछ सेंस नहीं कर पाओगे। आपको लगने लगेगा कि हाथ मेरे पैर के ऊपर से उगा हुआ है और मेरा गला मेरे उस जांघी में। मतलब यही कि आप इसी सेंस के चलते ये काम कर पाते हो। इसके बिना कुछ भी नॉर्मल नहीं रह पाएगा। नंबर 17, आपका फेफड़ा एक टेनिस कोर्ट के बराबर, यानी योर लंग सरफेस एरिया इज इक्वल टू दैट ऑफ ए टेनिस कोर्ट। आपने अपने फेफड़े की ऐसी फोटोज को तो देखा ही होगा कि आप जानते हो कि अगर आप अपने फेफड़े को फैलाओ तो वो पूरी की पूरी एक टेनिस कोर्ट को कवर कर देगी। उसकी सरफेस एरिया इतनी बड़ी होती है, इतनी बड़ी जगह एक कॉम्प्रेस्ड दबे हुए रूप में आपके छाती के नीचे इतनी छोटी सी जगह पर एग्जिस्ट कर रही है। क्वाइट अमेजिंग, इजंट इट? नंबर 16, इंसान के मुंह के अंदर की अरबों जीवाणु, यानी नंबर ऑफ बैक्टीरियाज इन योर माउथ। आपके मुंह के अंदर बैक्टीरियाज यानी जीवाणुओं का एक पूरा का पूरा ब्रह्मांड है और आपको पता भी नहीं है। अगर इन सारे बैक्टीरियाज को गिने तो ये करीब 700 करोड़ होंगे। मतलब कि जितने लोग इस दुनिया में मौजूद हैं, जो कि धरती की पॉपुलेशन है 700 करोड़, उतने बैक्टीरिया सिर्फ आपके मुंह के अंदर है। नंबर 15, टंग प्रिंट, यानी जीभ का छाप। आपने ये तो सुना ही होगा कि इस दुनिया में जितने भी लोग हैं सबका अलग अलग फिंगरप्रिंट होता है। इस दुनिया में किसी भी दो इंसान का फिंगरप्रिंट एक नहीं हो सकता। पर क्या आपको पता है कि आपके जीभ में भी एक यूनिक फिंगरप्रिंट होता है जो कि और किसी के पास नहीं है। मतलब इस दुनिया में जितने भी लोग हैं सबके पास अलग अलग टंग प्रिंट होता है। नंबर 14, ब्लड ग्रुप्स। आपका ब्लड ग्रुप क्या है? ए, बी प्लस, ओ? अगर मैं आपसे पूछूं कि इस दुनिया में कितने टाइप के ब्लड ग्रुप होते हैं तो आपके दिमाग में शायद ये चार्ट है जिसमें ये ब्लड ग्रुप्स होते हैं। ए प्लस, ओ प्लस, बी प्लस, ए बी प्लस, ए माइनस, ओ माइनस, बी माइनस, ए बी माइनस। इतना ही हम लोग मैक्सिमम सुनते हैं। पर क्या आपको पता है असल में ISBT यानी इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन ने करीब 29 टाइप के ब्लड ग्रुप को पाया है। नंबर 13, डेमोडेक्स इन आई हेयर। आपकी आंखों का जो बाल है वो आपकी आंखों को धूल से बचाता है। पर क्या आपको पता है कि आपके इसी बाल के ऊपर एक दानव रहता है जिसका नाम है डेमोडेक्स। नो, इट्स डेमोडेक्स। इसके साथ साथ और भी कई तरह के जीवाणु आपके बालों में रहते हैं। सिर्फ यही नहीं, आपके शरीर के हर एक जगह पर जीवाणुओं का अड्डा बना हुआ है। अगर आप किसी माइक्रोस्कोप से अपनी आंखों के बाल को देखोगे तब आपको ये नजर आएंगे। पर मैं कहूंगा कि मत देखो भाई, इसे माइक्रोस्कोप से मत देखो, नहीं तो फिर लगेगा कि छी, एक दूसरा जीव मेरे आंखों पर रहता है। नंबर 12, आपका कान जिंदगी भर बड़ा होते रहेगा, यानी योर ईयर विल कीप ग्रोइंग फॉरएवर। ये एक बहुत ही अमेजिंग फैक्ट। आपके शरीर का लगभग हर पार्ट और हाइट बढ़ना तो बंद हो जाता है जब आप बड़े होते हो, पर आपका ये जो कान है ये कभी नहीं रुकता। बूढ़े होने तक आकार में ये हमेशा बढ़ते रहेगा। यहाँ पर लोग अपनी हाइट बढ़ाने के लिए परेशान है और यहाँ कान बढ़ते रहता है। अजीब दुनिया है यार। पर इसका मतलब ये नहीं कि आपका कान इतना बड़ा हो जाएगा। नंबर 11, चमड़े का झड़ना यानी स्किन शेड। हर एक दिन हर एक इंसान के करीब 1 मिलियन यानी 10 लाख स्किन सेल्स झड़ जाते हैं। आपने बालों का झड़ना तो सुना ही होगा, पर चमड़े यानी त्वचा यानी स्किन का झड़ना कभी सुना है? 10 लाख स्किन सेल्स डेली। अगर इसको कैलकुलेट करें तो एक साल में आपके शरीर से करीब 2 किलो चमड़ा झड़ जाता है। और जो आप खाना खाते हो उसकी हेल्प से नए स्किन सेल्स का जन्म होता है। नंबर 10, जिंदगी भर का खाना यानी लाइफ टाइम फूड मेजरमेंट। एक इंसान जितना खाना खाता है अगर हम उसे मेजर करें तो ये करीब 35 टन खाना होगा। मतलब आप कई ट्रक्स पर लदे खाने को अपने जीवन काल में खा लेते हो। नंबर 9, चलो रोते हैं, क्राइंग टाइम। एक स्टडी में ये पता चला था कि लड़के एवरेज में साल में 17 से 20 बार रोते हैं और लड़कियां पूरे साल में एवरेज में 50 से 60 बार रोती है। लड़कियां एवरेज में ज्यादा इमोशनल होती है और यही इसका कारण माना गया है। नंबर 8, लड़कों का चेहरा वर्सेस लड़कियों का चेहरा
चेहरा। हर लड़के और लड़की के चेहरे पर कोलेजन नाम का एक प्रोटीन होता है और यही वो चीज है जिसके चलते चेहरा जवान रहता है। लड़कों में ये कोलेजन बहुत धीरे धीरे खत्म होता है और लड़कियों में इसकी झड़ने की रफ्तार थोड़ी ज्यादा होती है। इसका मतलब रिंकल्स और पिंपल्स के मामले में लड़कों से ज्यादा लड़कियां रिस्क पर रहती है। नंबर 7, लड़कियों का जीव वर्सेस लड़कों का जीव। जीव में मौजूद टेस्ट बर्ड उसे कहते हैं जिसके चलते आप किसी खाने का स्वाद ले पाते हो। तो एक स्टडी में ये पाया गया था कि लड़कियों के पास टेस्ट बर्ड ज्यादा होता है, इसलिए लड़कियां खाने को और अच्छी तरह से टेस्ट कर पाती है। इसलिए तो ज्यादातर लड़कियां इतनी जंक फूड खाती है। वो गोलगप्पा खाऊंगी मैं, गोलगप्पा। सॉरी लड़कियां। नंबर 6, सब लोग एक समय लड़की थे। जी हाँ, हम लोग सब एक समय लड़की थे। अब इसका साइंस तो बहुत पेचीदा है, पर आप बेसिकली ये समझ लो कि माँ के पेट में जब बच्चा जन्म लेता है तब एक चीज होती है जिसे क्रोमोसोम कहते हैं। नाम पर ध्यान मत दो, बस जान लो 2 क्रोमोसोम्स होती है, X और Y। X और X मिले तो लड़की, X और Y मिला तो लड़का। मतलब X लड़की है और Y लड़का है। हाँ, वैसे भी X लड़कियां ही होती है ना। पर माँ के पेट में शुरुआत के 5-6 हफ्ते Y क्रोमोसोम एक्टिव नहीं रहता, इसलिए माँ के पेट में जब बच्चा बनना शुरू होता है तब शुरुआत लड़की से ही होती है। पर अब 2 चीज हो सकती है, शुरुआत तो हो गई लड़की से, पर अगर बाई चांस Y क्रोमोसोम एक्टिव हो गया तब लड़का जन्म लेता है और Y एक्टिव नहीं हुआ तब लड़की। मतलब डिफॉल्ट मोड में हम सब शुरू के कुछ दिन लड़की ही थे। नंबर 5, कलर परसेप्शन यानी रंगों की पहचान। लड़कियों के लिए ये दुनिया ज्यादा रंगीली होती है। ये इसलिए क्योंकि जो X क्रोमोसोम होती है लड़कियों वाली क्रोमोसोम, उसी में आंखों की कलर परसेप्शन की जानकारी मौजूद होती है। और जैसा कि मैंने पिछले वाले फैक्ट में बताया, लड़कों में एक ही X क्रोमोसोम होता है और लड़कियों में दोनों X क्रोमोसोम होता है, इसलिए उनके अंदर कलर परसेप्शन की पावर ज्यादा होती है और इसलिए उन्हें ये दुनिया ज्यादा रंगीली दिखती है, लगभग 2 गुना ज्यादा ब्राइट। लगभग 2 गुना ज्यादा ब्राइट। लड़कों अब एग्जैक्टली कैसी दिखती है ये तो आप इस जिंदगी में कभी अनुभव नहीं कर पाओगे। और लड़कियां सुनो, आप बहुत लकी हो क्योंकि आपके कंपैरिजन में लड़कों का कलर परसेप्शन कम होता है। नंबर 4, बच्चों की ठीक करने की शक्ति यानी एन एम्ब्रायो कैन हील द मदर। अगर माँ को कोई छोटी मोटी बीमारी है और उसके पेट में बच्चा है तो बच्चा अपने माँ को ऑटोमेटिकली ही ठीक कर देता है अपनी शक्ति से। बच्चे के अंदर की सारी एलिमेंट्स माँ के अंदर जाती है थोड़ी मात्रा में, जिसके चलते ये होता है। बेबीज के अंदर स्टेम सेल्स होता है जो कि माँ के टिश्यूज को ठीक कर सकता है। मतलब बच्चा माँ के पेट में ही उनका ध्यान रखना शुरू कर देता है। ओह, कितना क्यूट फैक्ट है ना। नंबर 3, यू बिकम टॉलर इन द मॉर्निंग यानी सुबह सुबह आप ज्यादा लंबे हो जाते हो। क्या आपको पता है कि सुबह सुबह जब आप उठते हो तब आपकी हाइट 0.4 इंचेस ज्यादा होती है। दिन में चलते समय या अपना काम करते समय हम लोग के रीढ़ के हड्डी पर वजन पड़ता है और हमारे शरीर के वजन के चलते वो थोड़ा सा कॉम्प्रेस हो जाता है और शाम आते आते आपकी हाइट 0.4 इंचेस कम हो जाती है। और जब आप रात को सोते हो तब तो रीढ़ के हड्डी पर कोई वर्टिकल वेट नहीं पड़ रहा होता जैसा कि दिन के समय होता है, इसलिए तब वही रीढ़ की हड्डी वापस खुलने लगती है, जिसके चलते वो वापस लंबी हो जाती है। इसलिए जब आप सुबह उठते हो तब आप 0.4 इंचेस ज्यादा लंबे होते हो। नंबर 2, आपके कान की अनोखी शक्ति यानी पावर ऑफ योर ईयर्स। आपका कान मॉलिक्यूल्स को सुन सकता है। मतलब आपका कान ये सेंस कर सकता है कि परमाणु स्तर पर कौन सा चीज क्या है। इस फैक्ट को टेस्ट करना चाहते हो, इस फैक्ट को श्योर करना चाहते हो तो अपने आंखों को बंद करो और अपने दोस्त को बोलो कि एक गिलास में ठंडा पानी लाओ और दूसरे में गर्म पानी, और उसे कहो कि एक एक करके वो उस पानी को गिलास में डाले। आप आंख बंद करके ही बता दोगे कि कब गर्म पानी आपके दोस्त ने डाला और कब ठंडा पानी डाला। दोनों केस में पानी को गिलास में ही डाला गया, पर जो अंतर था वो था पानी के मॉलिक्यूल्स के स्पीड में। इसलिए अपने कान की शक्ति को कभी अंडर एस्टिमेट मत करना, आपका कान बहुत शक्तिशाली है। नंबर 1, हिचकी कितनी देर तक चल सकती है। हिकअप्स मतलब हिचकी, ये आपको आती होगी और जाती भी होगी। अगर मैं आपसे पूछूं कि हिचकी एवरेज में कितनी देर तक रहती है तो आप कहोगे थोड़ी देर तक, कुछ मिनट रहती है फिर चली जाती है। पर अब डरने के लिए तैयार हो जाओ। वो आवाज कैसे निकालते हैं पता नहीं। चार्ल्स ऑसबॉर्न नाम का एक इंसान, उन्हें एक दिन हिचकी आनी शुरू हुई और आपको पता है वो कब जाके रुकी? 68 साल बाद।
Can you believe that? Can you believe that? So much fake accent. Fake accent. Why are you so fake? साल 1922 से लेकर 1990 तक वो हिचकी लेते रहे। दिन में पूरे दिन हिचकी और रात में सोते समय भी। वो सोते तो थे पर हिचकी के साथ। 68 साल तक की इनकी हिचकी एक रिकॉर्ड के रूप में दर्ज है। मैं 1 घंटे तक एक जगह पर शॉक के मारे फ्रीज हो गया था जब मुझे इनके बारे में पता चला। पर ऑन ए सीरियस नोट, डरना मत, ये सबको नहीं होता। दुनिया का अकेला इंसान है जिसके साथ ऐसा कुछ हुआ है। उसके बाद से लेकर आज तक ऐसी कोई केस सामने नहीं आई। आपको ये वीडियो कैसा लगा? गलती से अगर किसी को पैसे भेज दे तो उसे वापस कैसे लाए? कैसे इसको सिर्फ 14 सेकंड देखने से आपको जेल हो सकती है। और ऑगी एंड द कॉकरोचेस का ऐसा राज जिसे देखकर आपको कार्टून्स का दोगलापन पता चलेगा। और डिलीट किए हुए फाइल्स आखिर जाते कहाँ हैं? वीडियो गजब का होने वाला है तो आप कहीं मत जाना। नंबर 22, वेबसाइट्स पर आने वाले इस कैप्चा को आप 1 सेकंड में निपटा सकते हो। आपको इसके इमेजेस सेलेक्ट करने की झंझट से बचने के लिए बस ये कैप्चा को लॉन्ग प्रेस करना है तो इस सिस्टम को ये लगेगा कि हाँ आप पक्का रोबोट नहीं हो, क्योंकि रोबोट तुरंत क्लिक कर देता है। नंबर 21, बस 14 सेकंड की एक गलती करने से आपको जेल हो सकती है। दरअसल इंडिया में एक रूल है कि अगर कोई आदमी 14 सेकंड से ज्यादा वक्त तक किसी लड़की को गलत तरीके से देखता है या घूरता है तो फिर इसे कंप्लेंट करने पर जेल हो सकती है। नंबर 20, वैसे तो कार्टून पूरे दिन शो में नंगे घूमते रहते हैं, लेकिन जैसे ही स्विमिंग करने का या फिर नहाने का टाइम आता है तो अपने आप ये कपड़े पहन लेते हैं। हाँ ये फनी तो है लेकिन इसके पीछे रीजन है, क्योंकि नहाते वक्त अगर बिल्कुल भी कपड़े नहीं दिखाए तो इसे न्यूडिटी में काउंट किया जाता है। यानी कि यहाँ टीवी लॉजिक अजीब है न कि कार्टून का। नंबर 19, ये सिंगर अपने घर में आने वाले गेस्ट से 400 रुपए चार्ज करती थी। फेमस सिंगर बियॉन्से जब छोटी थी तब वो ऐसा करती थी, क्योंकि कभी भी घर पर मेहमान आते थे तो कई पेरेंट्स अपने बच्चों को अपना टैलेंट दिखाने कहते हैं। और जब बियॉन्से के साथ ऐसा होता था तो वो गेस्ट से $5 चार्ज करती थी। नंबर 18, अगर आप अपने घर में फैन ऑन करके विंडोज और दरवाजा बंद करके सोते हो तो आपकी डेथ हो सकती है। ऐसे लोगों का मानना है साउथ कोरिया में ये अजीब सा सुपरस्टिशन है कि ऐसा करने से आपकी डेथ हो जाएगी और कई लोग इसे मानते भी हैं। नंबर 17, ये इमेज स्पेस से ली गई है और ये और कुछ नहीं बल्कि सैंड है। अफ्रीका में हर साल जब तूफान आता है तो उसमें करोड़ों से भी ज्यादा टन की सैंड उड़ जाती है, जिसकी वजह से वो स्पेस से कुछ ऐसी दिखती है। नंबर 16, ये काफी फनी है। वर्ल्ड कप की ट्रॉफी कुछ ऐसी दिखती है, क्योंकि हम सबको पता है पृथ्वी एक गोल है, लेकिन कई लोग फ्लैट अर्थ पर मानते हैं तो उनके लिए वर्ल्ड कप की ट्रॉफी कुछ ऐसी होगी। नंबर 15, भाई मछलियों को भी डिप्रेशन होता है। कई बार तो मछलियाँ इसी वजह से मर जाती हैं। अगर आपके घर में फिश टैंक है जिसमें 1-2 मछली है तो उनके मरने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि शुरुआत में आप उनके साथ खेलोगे लेकिन धीरे धीरे आप अपने काम में बिजी हो जाओगे। लेकिन अगर टैंक में ज्यादा मछलियाँ होंगी तो आपके बिजी होने के बाद भी काफी अच्छी तरीके से रहेंगे। नंबर 14, पूरी दुनिया में इंडिया में ही सबसे कम डाइवोर्स होते हैं, यानी कि जितनी भी शादियां हैं उसके सक्सेसफुल होने का इंडिया में काफी चांस है। इंडिया में 100 में से 1 लोग का डाइवोर्स मुश्किल से होता है और दूसरे देशों में ये नंबर काफी ज्यादा। नंबर 13, एक डेटा के हिसाब से 52% लोग अपने एक ही पासवर्ड को सारे अकाउंट्स में यूज करते हैं और 35% लोग ऐसे हैं जो अपने हर एक अकाउंट के लिए अलग अलग पासवर्ड रखते हैं। भाई ये तो हो गई अपने अकाउंट के पासवर्ड की बात, पर क्या आप कभी अपना फोन का पासवर्ड ही भूल गए हो? भाई ये मेरे साथ कई बार होता है और बिना डेटा लॉस हुए फोन को अनलॉक करने के लिए मुझे सबसे बेस्ट ऐप लगता है डॉक्टर फोन। डॉक्टर फोन एक ऐसा ऐप है जो एंड्रॉइड फोन में स्क्रीन अनलॉक में हेल्प करता है, वो भी बिना कोई टेक्निकल ज्ञान के। चाहे आपका पासवर्ड पैटर्न, पिन या फिर फिंगरप्रिंट ही क्यों ना हो, आप सैमसंग LG फोन अनलॉक कर सकते हो, वो भी विदाउट एनी डेटा लॉस। बस आपको जरूरत है एक पीसी और केबल की जो दोनों को कनेक्ट करेगा। फिर आपको कनेक्ट टू फोन टू पीसी का ऑप्शन सेलेक्ट करना है और फिर सेलेक्ट करो ब्रांड, मॉडल नेम एंड मॉडल नंबर अपने फोन का। और अगर आपका मॉडल नहीं है तो डोंट वरी, बस सेलेक्ट करो आई कांट फाइंड माई मॉडल ऑप्शन। बट एक बात ध्यान में रखना कि इसमें आप अपना डेटा खो सकते हो। फोन कनेक्ट होने के बाद उसे अनलॉक करने के लिए सेलेक्ट अनलॉक, फिर अपना फोन ऑफ या रीसेट मोड में डालना है, जिसके लिए आपको लॉक एंड वॉल्यूम डाउन बटन एक साथ प्रेस करने हैं जब तक फोन ऑफ या रिस्टार्ट नहीं हो जाता। फिर लॉक एंड वॉल्यूम अप बटन प्रेस करें जब तक आपको फोन ब्रांड का लोगो नहीं दिखता। अब आप रिकवरी मोड में आ गए हैं तो क्लिक नेक्स्ट ऑन पीसी, सेलेक्ट फैक्ट्री रीसेट, देन ओके। आपका सारा डेटा वाइप हो जाएगा और सेलेक्ट करो कैश पार्टीशन मेन्यू से यस, सेलेक्ट रीबूट डिवाइस नाउ एंड बस हो गया। आपका फोन एक ब्रांड न्यू फोन की तरह रिस्टार्ट होगा विदाउट एनी पासवर्ड। अब अगर आपको अपना डेटा लूज नहीं करना तो डॉक्टर फोन की वेबसाइट पर लिस्ट ऑफ फोन मॉडल्स हैं जिससे पासवर्ड रीसेट करते वक्त डेटा लूज नहीं होगा। तो जाएं और डाउनलोड करें डॉक्टर फोन डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से और अपना फोन अनलॉक करें। नंबर 13, ये आदमी 20 साल तक एजुकेशन करके डिग्री लेकर जब
नौकरी की तलाश में गया तो उसे नौकरी नहीं मिली। आप देख सकते हो कि इसके हाथ में सारी क्वालिफिकेशन है, लेकिन उसके बाद भी इसके पास नौकरी नहीं है। इसने लाखों रुपए एजुकेशन में डाल दिए हैं, उसके बाद भी इसकी ऐसी हालत हुई है और ये बहुत ही सैड है। नंबर 12, आपको बस अपने नाम को ऐसे से ऐसे करने के लिए 8 करोड़ का खर्चा आ सकता है। कैडबरी कंपनी ने 50 साल बाद फाइनली अपने लोगों को चेंज कर दिया और लोगों को चेंज करने में उसने $1 मिलियन से भी ज्यादा खर्च किए हैं। और अब आप इन दोनों लोगों के बीच का फर्क देखना, लिटरली बस लोगों में टेक्स्ट चेंज किया गया है और इसे सीधा कर दिया गया है, और इस चीज का किसी बंदे ने $1 मिलियन लिया है। नंबर 11, चाइना में जो ड्राइविंग लाइसेंस का टेस्ट है वो कुछ ऐसे लिया जाता है। अगर आपने कभी इंडिया में कार के लिए ड्राइविंग लाइसेंस का टेस्ट दिया है तो आप देख सकते हो कि इंडिया के मुकाबले ये कितना ज्यादा मुश्किल है। हाँ, इतनी ज्यादा परफेक्ट ड्राइविंग होना जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी वहाँ पर इन सब चीजों को स्ट्रिक्टली लिया जाता है। नंबर 10, मूवीज में क्लोरोफॉर्म 10 सेकंड में लोगों को बेहोश कर देता है, लेकिन असलियत में आप ऐसा करने जाओगे तो कम से कम 3 मिनट से ज्यादा का समय लगता है। और अगर नॉर्मल क्लोरोफॉर्म है तो उसे फिर 7 से 8 मिनट तक लग सकते हैं। यानी कि लोगों को बेहोश करना उतना भी आसान नहीं है जितना मूवी में दिखाया जाता है। नंबर 9, इस साल के सिर्फ 41 डेज में 32 लाख से ज्यादा लोगों की शादी हुई है और इससे पूरे इंडिया में 3.2 लाख करोड़ का बिजनेस हुआ था। और वही ये तो सिर्फ शादियों से प्रॉफिट हुआ है, जो कई देशों की GDP से भी ज्यादा है। नंबर 8, अगर आपकी जिपर की चेन टूट जाती है तो उसे ठीक करने के लिए आपको बस एक ग्लू और स्ट्रॉ चाहिए और बस इसमें जैसे आपको दिखाया गया है वैसे करना और आपकी जिप ठीक हो जाएगी। नंबर 7, आज ज्यादातर स्टंट VFX से किए जाते हैं, लेकिन इसे देखो, इसको पूरी तरीके से रियल परफॉर्म किया गया था, वो भी चलती हुई ट्रेन में। ये 1927 की मूवी द जनरल का सीन है। हाँ, ये ट्रेन की स्पीड एवरेज से कम थी। नंबर 6, इस आदमी ने अपनी पूरी लाइफ बस 2 जीन्स में गुजारी है। उन्होंने ना ही शादी की और ना ही इनके कोई बच्चे हैं और पूरी जिंदगी में इन्होंने एक कारपेंटर का काम किया है। और पता है इन्होंने ऐसा क्यों किया? इन्होंने ये पूरी कमाई 33 बच्चों की पढ़ाई में लगा दी ताकि वो कॉलेज जाके पढ़ सकें, इसलिए इनके लिए एक हक तो बनता है। नंबर 5, अगर मैं आपको कहूँ कि इस इमेज में ये एक आदमी खड़ा है तो आप मानोगे ये सच है। ये चाइनीज आर्टिस्ट ने खुद के ऊपर इतने कमाल के तरीके से पेंट मारा है कि वो गायब लग रहा है। वाह। नंबर 4, एक इंसानी ब्रेन और एक डॉल्फिन के ब्रेन का कंपैरिजन देखो। आप देख सकते हो डॉल्फिन के ब्रेन और इंसानी ब्रेन में कितनी ज्यादा सिमिलैरिटी है। डॉल्फिन का ब्रेन एक्चुअली में हमसे भी ज्यादा बड़ा है, पर हमारा ब्रेन ज्यादा स्मार्ट है, लेकिन डॉल्फिन का भी कम नहीं है और वो दुनिया का सेकंड सबसे पावरफुल ब्रेन होता है। नंबर 3, इसे देखो, इसमें आपको एक पीकॉक दिख रहा होगा, पर ये नॉर्मल नहीं है बल्कि बहुत ही रेयर पीकॉक है और ऐसे पूरी दुनिया में बहुत कम पीकॉक्स हैं और इन्हें बाई कलर पीकॉक कहा जाता है। नंबर 2, अगर आप गलती से और के बैंक में UPI ट्रांजैक्शन कर दो फिर आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो आप उससे शख्स से पैसे वापस देने को कह सकते हो और इंडिया में ज्यादातर लोग वापस कर देंगे, और ऐसा नहीं होता तो फिर ट्रांजैक्शन करने के बाद हमें बैंक की तरफ से मैसेज आता है, उसके सबसे लास्ट में एक नंबर आता है, आपको उस नंबर पर कॉल करना है और आपके साथ जो भी हुआ है वो सारी बातें एक्सप्लेन करनी है। और इसके बाद अगर आपका और जिस शख्स को आपने पेमेंट किया है दोनों का बैंक अगर सेम ही है तो कुछ ही देर में आपके पैसे वापस आ जाएंगे। लेकिन अगर दोनों का बैंक अलग है तो फिर आपको एक रिटर्न कंप्लेंट देकर जिस गलत बंदे को आपने पेमेंट किया है उसके बैंक में जाना है और कंप्लेंट को सबमिट करना है और आपको ये सब 48 आवर्स यानी कि 2 दिन के अंदर करना है और आपके पूरे पैसे वापस आ जाएंगे। नंबर 1, आपके फोन और कंप्यूटर से डिलीट किए हुए फाइल्स कहाँ पर जाते हैं? अब आप कहोगे वो तो डस्टबिन और रिसेंटली डिलीटेड में होती है, लेकिन वहाँ से भी डिलीट की जाए तो ये फाइल कहाँ जाएगी? तो इसका आंसर है कहीं भी नहीं, वो आपके फोन में ही रहती है। जब भी आप किसी भी चीज को डिलीट करते हो तो आपका फोन बस उसे हाइड कर देता है और उतनी स्पेस को एम्प्टी दिखाता है, जबकि वो एम्प्टी होती ही नहीं। लेकिन जब आपको स्पेस की जरूरत होती है यानी कि जब आप कोई दूसरी चीज डाउनलोड करते हो तो आपका फोन डिलीट किए हुए फाइल को रीराइट कर देता है और हर एक चीज कोड से बनती है और हमारा डिवाइस डिलीट किए हुए फाइल्स के कोड को रीराइट कर देता है और उस जगह को यूज कर लेता है और इसलिए आपके डिवाइस में डिलीट किए हुए फाइल्स वो ही रहती है, बस रीराइट करके दूसरी चीज बन जाती है। भाई ये सवाल तो आपको क्लियर हो गया, पर क्या आपको ये पता है कि बचपन में पेंसिल और बड़े होने के बाद कभी आपने सोचा है कि रेल की पटरी पर ये पत्थर क्यों होते हैं या ट्रेन के पीछे ये एक्स क्यों बने होते हैं? कोल्ड ड्रिंक के ढक्कन के अंदर मौजूद ये प्लास्टिक डिस्क क्यों होता है? और आपका नाखून जहाँ खत्म होता है उसी जगह एक रहस्यमयी चीज होती है जो आपको हैरान कर देगी। ये वीडियो बहुत मजेदार होने वाली है, इसलिए पूरा जरूर देखना। रेल की पटरी पर पत्थर। हर बार जब आप ट्रेन में सफर करते हो तब इन पत्थरों को देखते हो जिसे गिट्टी भी कहते हैं, पर ये आखिर ट्रैक के आसपास क्यों
बिछे होते हैं। सबसे पहली बात जो आपको जाननी चाहिए वो ये है कि ये है वो रेल की पटरी। पर जो पटरी आप देखते हो वो इतनी सिंपल नहीं होती। उस पटरी के नीचे ये होता है कंक्रीट से बने हुए ये लंबे लंबे प्लेट्स जो आप असल पटरी पर देखते हो, इन्हें स्लीपर्स कहते हैं। स्लीपर्स के नीचे ये ग्रे पार्ट जो आप देख रहे हो ये है वो पत्थर जो कि बिछा हुआ रहता है और इन सारे पत्थरों को बैलेस्ट कहते हैं। उसके नीचे और दो लेयर होता है, ये पीला और ये लाल जो आप देख रहे हो, और उसके बाद वो नेचुरल जमीन होती है जो ये हरे कलर का आप देख रहे हो। हम में से ज्यादातर लोगों को यही लगता है कि सिंपल जमीन के ऊपर पटरी बिछी होती है, पर ये सच नहीं है। ट्रैक को अगर आप गौर से देखोगे तो आपको ये पता चलेगा कि ये थोड़ी ऊंचाई पर बनाई जाती है। उसके नीचे बहुत सारे सेटिंग्स होते हैं। ये जो स्लीपर्स होते हैं जिसके ऊपर ये पटरी बिछती है ये भी बहुत जरूरी होती है। ये कंक्रीट के बने स्लीपर्स पटरी के बीच के गैप को बनाए रखती है और इस कंक्रीट के बने स्लीपर को एक जगह पर ये पत्थरें रखती है और यही इन पत्थरों का काम है। मतलब ये पत्थर इस सीमेंट के लंबे लंबे स्लीपर्स को एक जगह पर रखती है और ये स्लीपर इस लोहे के बने पटरी को एक जगह पर होल्ड करती है। मतलब मेन काम यहाँ पर पत्थर ही कर रहा है। एक ट्रेन का वजन लगभग 10 लाख किलोज होता है, तो आप सोच ही सकते हो कि एक लोहे का बना हुआ पतला सा ट्रैक ही इसे नहीं संभाल पाएगा। एक ट्रेन को संभालने में इस लोहे का और इस कंक्रीट के बने स्लीपर का और इन पत्थरों का, इन सब का मिल के योगदान होता है। पर देखा जाए तो फैक्ट ये है कि सबसे ज्यादा लोड इन पत्थरों पर ही जाता है। ये पत्थर ही वो चीज है जो ट्रैक को एक जगह पर फिक्स रखती है। पर रेलवे ट्रैक के नीचे कोई भी ऐसी वैसी गिट्टी का इस्तेमाल नहीं किया जाता। अगर इन गिट्टियों के बदले गोल गोल सॉफ्ट पत्थरों का इस्तेमाल किया जाता तो वो एक दूसरे से टकराकर गोल गोल घूमने लगते और पटरी एक जगह पर नहीं रह पाती। ट्रेन के वजन के चलते पटरी भी हिलने लगती। इसलिए स्पेशली नोकीले और रफ पत्थरों का इस्तेमाल किया जाता है जिसके कोने गोल ना हो, जिसे कि गिट्टी कहते हैं, ताकि जब भारी ट्रेन उस पर से पार हो तो ये नोकीले पत्थर आपस में अपना अकड़ बनाए रखे जो कि गोल पत्थर नहीं कर सकते। और इस अकड़ के चलते चलती हुई ट्रेन चाहे कितनी भी भारी हो, ये लोहे का बना हुआ पटरी और ये स्लीपर एक जगह पर फिक्स रहता है। इस पत्थर का और एक काम है, जैसा कि आप जानते होंगे कि अगर गिट्टी नहीं दी जाए तो ट्रैक का कुछ ऐसा हाल होगा, वो घास और पेड़ पौधों से भर जाएगा। तो वो पत्थर इन्हें भी उगने से रोकते हैं और घास को जमने से रोकने के साथ साथ ट्रैक के आसपास पानी के जमाव को भी रोकते हैं। तो अगली बार ट्रेन से सफर करो तो एक बार इन पत्थरों को सैल्यूट कर देना और लोहे के बने ट्रैक के बदले इन पत्थरों को नोटिस करना कि कैसे ये पटरी को एक जगह पर रखते हैं। पर और एक बात आपके मन में आ रहा होगा कि मेट्रो ट्रेन जो होते हैं उसके ट्रैक में तो इन पत्थरों का इस्तेमाल नहीं होता। तो बात ये है कि जो डायग्राम मैंने आपको दिखाया ये मेट्रो ट्रेन में फॉलो नहीं होता है। डायरेक्ट स्लीपर्स को रखने के बाद ट्रैक को रख दिया जाता है बिना किसी गिट्टी के। ज्यादातर मेट्रो ट्रेन अंडरग्राउंड या फिर ब्रिज पर बने होते हैं, इसलिए पत्थरों का इस्तेमाल नहीं किया जाता क्योंकि मेट्रो का ये ट्रैक मिट्टी के जमीन पर नहीं बना होता। इसलिए यहाँ न पेड़ जमने का प्रॉब्लम होगा और न ही पानी जमने का। और जनरली मेट्रो ट्रेन का वजन नॉर्मल से कम होता है और वो छोटे छोटे क्यूट से होते हैं, इसलिए यहाँ मेट्रो ट्रेन के पटरी पर इन पत्थरों की जरूरत नहीं पड़ती। ट्रेन के लास्ट डब्बे पर एक्स स्टेशन पर जब आप ट्रेन का इंतजार करते हो तब आप बहुत सारे ट्रेन को पार होते हुए देखते होंगे। तब आपने ये जरूर देखा होगा कि लास्ट वाले डब्बे पर एक्स होता है। लोगों के मन में आता है कि ये एक्स आखिर है क्या। असल में ये एक्स एक साइन है जो ये दर्शाता है कि ये ट्रेन का आखिरी बॉगी यानी आखिरी डब्बा है। और सिर्फ एक्स ही नहीं, लास्ट डब्बे में LV लिखा हुआ होता है। इस LV का मतलब होता है लास्ट व्हीकल, मतलब आखिरी डब्बा। जब ट्रेन स्टेशन से निकलती है तो स्टेशन मास्टर हर ट्रेन को देखकर ये श्योर करता है कि आखिरी डब्बे पर एक्स लिखा हुआ हो। मान लो उसने ये देखा कि ट्रेन के लास्ट में एक्स और LV नहीं लिखा हुआ है, तो ऐसी कंडीशन में वो तुरंत रेलवे डिपार्टमेंट को रिपोर्ट कर देता है क्योंकि एक्स नहीं है इसका मतलब कुछ डब्बे रास्ते में ही रुक गए हैं। दो डब्बों के बीच का लिंकर टूट गया है, इसलिए इमरजेंसी के चलते उस पटरी पर आने वाली सभी ट्रेन को रोक दिया जाता है जब तक सब कुछ वापस नॉर्मल नहीं हो। हालांकि ऐसा बहुत कम होता है पर लोगों की जान बचाने के लिए ये बहुत जरूरी होता है। आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि रात के समय थोड़ी ना एक्स किसी को दिखेगा, तो इसलिए रात के समय इस एक्स के बदले इस छोटी सी बत्ती का इस्तेमाल किया जाता है जो कि इस एक्स के नीचे होता है। ये बत्ती हर एक सेकंड में जलती और बूझती रहती है। तो स्टेशन मास्टर रात को ये चेक करता है कि ये बत्ती ब्लिंक हो रही है कि नहीं। तो ये था इस लाइट और ये एक्स और इस LV का मतलब बुक मार्जिन। आप अभी अपना कोई सा भी किताब लो, कोई सा भी किताब, उसमें आप ये देखोगे कि जो लाइन्स हैं वो थोड़ी जगह छोड़ के शुरू होती है, मतलब इतना सा गैप होता है
है और फिर जानकारी आती है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि ये लाइंस किस लिए छोड़ा जाता है? क्योंकि जनरली तो आप ये जानते ही होंगे कि हमें पेपर का पूरा इस्तेमाल करना चाहिए, ज्यादा खाली जगह नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि पेपर पेड़ से ही बनते हैं और हम सबको पेड़ को बचाना चाहिए और कागज का वेस्ट नहीं करना चाहिए। पर हर किताब में इतने गैप के बाद ही टेक्स्ट क्यों शुरू होता है? बहुत लोग कहेंगे कि इसमें क्या अजीब बात है, प्रिंटिंग का ये सिंपल स्टाइल है। पर नहीं दोस्त, हर चीज के पीछे कारण होता है। असल में इसका उत्तर जानने के लिए उस समय चलो जब ना कंप्यूटर था और न ही मोबाइल था। जानकारी को सिर्फ कागज पर ही जमा किया जा सकता था। पर दिक्कत ये है कि चूहे, जी हाँ वही चूहे, किताबों को काट कर जानकारी को निगल लेते थे और इसलिए उस समय गैप देने का स्टाइल शुरू हुआ, ताकि अगर चूहे आकर काटना शुरू भी करें तो जानकारी लॉस्ट ना हो, क्योंकि वो किनारे वाले हिस्से से काटना शुरू करते हैं, साइड से ही वो काटना प्रारंभ करते हैं। पर क्योंकि उतना गैप छोड़ा हुआ है, इसलिए चूहा अगर साइड का हिस्सा काट भी ले तो वो इस खाली गैप वाली व्हाइट एरिया को ही खाएगा और जानकारी अंदर की एरिया में सेफ रहेगी। चूहों के डर से हम लोगों ने ये गैप छोड़ा। गजब बात है ना? बॉटल के अंदर वाली प्लास्टिक रबर डिस्क आपने जरूर देखा होगा कि आप जो कोल्ड ड्रिंक खरीदते हो उसका जो कैप, जो ढक्कन होता है, उसके अंदर एक रबड़ का ऐसा डिस्क होता है। ये डिस्क एक्चुअली में एक प्रेशर सील का काम करता है, मतलब एक ऐसी चीज जो कि कोल्ड ड्रिंक को और उसमें मौजूद गैस को बाहर निकलने से रोकता है। वही एक चीज है जो कि बॉटल को एयर टाइट बनाता है, ताकि बाहर का हवा उसमें नहीं घुस पाए। सिर्फ ढक्कन अगर हो और ये डिस्क न हो तो अंदर का गैस थोड़ा थोड़ा बाहर आना शुरू हो जाएगा। पर वो गोल्ड डिस्क एक्चुअली में एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देता है, ताकि थोड़ी सी भी गैस अंदर से बाहर ना निकले। बैग पर बना हुआ डायमंड, सारे बैग्स पर तो नहीं, पर आपने ज्यादातर बैग्स पर देखा होगा कि ऐसा डायमंड शेप का डिजाइन उसके ऊपर बना हुआ रहता है। ज्यादातर लोगों को लगता है कि ये सिर्फ डेकोरेशन यानी सिर्फ डिजाइन के लिए बनाया हुआ होता है, पर नहीं। इसकी फैक्ट जानने के लिए थोड़े समय पहले चलो। पहले के समय में बैग ज्यादातर वो लोग इस्तेमाल करते थे जो हाइकिंग और क्लाइंबिंग करते थे, यानी जो पहाड़ों पर जाते थे एडवेंचर के लिए या फिर रिसर्च के लिए। उन्हें बहुत सारा सामान लेके जाना पड़ता था, जिसमें कोई सामान बैग के अंदर फिट नहीं होता था। इसलिए बैग बनाने वाले ऐसे डायमंड शेप बनाते थे ताकि लोग अलग अलग सामानों को, जैसे एक्स्ट्रा जूतों को, ऐसे टांग पाए। और किसी हाइकिंग बैग पर तो ऐसे बहुत सारे एक्स्ट्रा डायमंड्स बने होते थे ताकि वो बहुत सारे एक्स्ट्रा सामान को टांग पाए। जो इस फैक्ट को नहीं जानते वो ऐसे डायमंड को देखेगा तो उसे तो ऐसे ही लगेगा कि ये सिर्फ डिजाइन के लिए बनाया गया है, पर सच्चाई तो कुछ और ही है, जो कि है कि ये एक्स्ट्रा चीजों को कैरी करने के लिए बनाया गया है। नेल क्यूटिकल्स, आप अभी अपने नाखून को ध्यान से देखो। जहाँ से नाखून शुरू होता है वहाँ से लेकर थोड़ी दूर तक ऐसी पतली लेयर होती है। हो सकता है कि आप अपने सारे अंगुलियों में नहीं देख पाओ क्योंकि ये बहुत पतला और छोटा होता है, पर एक न एक अंगुली में आप ये जरूर देख पाओगे। ध्यान से देखना, इसे क्यूटिकल्स कहते हैं। ज्यादातर लोग इसे यूजलेस चीज मानते हैं और बहुत लोग तो बारीकी से अपने क्यूटिकल्स को हटवा भी देते हैं ताकि उनका नाखून एकदम परफेक्ट दिखे। पर एक्चुअल साइंटिफिक फैक्ट की बात करें तो वो आपके नाखून के हेल्थ के लिए बहुत जरूरी होता है। असल में ये क्यूटिकल एक सुरक्षा कवच की तरह होता है जो कि आपके उस जगह को बैक्टीरिया से बचाता है जहाँ से आपका नाखून शुरू होता है। उस क्यूटिकल के बिना आपका नाखून का जो जड़ है जहाँ से वो शुरू होता है उसमें कई तरह के बैक्टीरिया एंटर कर सकते हैं, इसलिए वो क्यूटिकल आपके लिए जरूरी है। पैन के हैंडल पर छेद, आपके किचन में अगर ऐसी कोई पैन होगी तो उसके हैंडल पर इस जगह पर आपने इस छेद को जरूर देखा होगा। आपको क्या लगता है ये सिर्फ डिजाइन के लिए होता है? सिर्फ पैन में ही नहीं, ऐसे जितने सारे बर्तन होंगे उनमें से ज्यादातर में छेद यानी होल रहती है। 90% लोगों के दिमाग में ये आता है कि ये टांगने के लिए बनाया जाता है, पर असल में ये इसके लिए नहीं बनाया गया। हाँ, टांग सकते हो, पर असल वजह इज समथिंग एल्स। इसका असल वजह ये है, ये स्पून यानी चम्मच को अटकाने के लिए होता है, ताकि जब आप कुछ बनाते हो और बीच में खाने को चलाते हो यानी स्टीर करते हो तो आप स्पून को वहीं पर फंसा पाओ। अगर आप खाने को चला के स्पून को कहीं और रख दोगे तो फिर वो लिक्विड इधर उधर लग जाता है और पूरा मेस हो जाता है। लेकिन अगर आप ऐसे रखोगे तो स्पून से अगर कुछ चुएगा भी तो वो उसी में जाके गिरेगा। इरेजर का ब्लू पार्ट, जी हाँ, उसी इरेजर की बात कर रहा हूँ जिससे पेंसिल का लिखा हुआ मिटाया जाता है। ऐसे जो इरेजर होते हैं जो 2 कलर्स के होते हैं, रेड और ब्लू, इसने मुझे बचपन में बहुत परेशान किया है। बहुत लोगों के मुंह से आपने सुना होगा
कि ये जो ब्लू पार्ट है ना, ये पेन की इंक को मिटाने के लिए होता है। अगर आप पेन से लिखा हुआ इसे मिटाने की कोशिश करोगे तो ये आपके पेन से लिखी हुई चीज को और भी खराब कर देगा। ये दो पार्ट असल में अलग अलग कामों के लिए होता है। इरेजर का ये रेड पार्ट नॉर्मल पेंसिल के लिखे हुए को मिटाने के लिए होता है, मतलब एक नॉर्मल इरेजर। पर ये जो ब्लू पार्ट है ये असल में नॉर्मल कागज से अलग, यानी जो आर्ट कागज होते हैं या जो स्क्रैप बुक होते हैं उन पे अगर आप पेंसिल से कुछ लिखते हो उसे मिटाने के लिए होता है। इन सब कागजों का सतह मोटा होता है, नॉर्मल कागज के मुताबिक थोड़ा ज्यादा रफ होता है और उसमें जो आप लिखते हो वो जल्दी मिटता नहीं है। ये रेड वाला नॉर्मल रबड़ इसे मिटा नहीं पाता, पर ये जो ब्लू पार्ट है ये किसी भी पेपर से पेंसिल से लिखी हुई किसी भी चीज को मिटा सकता है। बम्प्स ऑन जे एंड एफ की। अपने कीबोर्ड पर आपने जे और एफ बटन में ऐसे बम्प्स को जरूर देखा होगा, पर जैसा कि ज्यादातर लोग सोचते हैं वो जस्ट ऐसे ही वहाँ नहीं होता। इसके पीछे भी कारण है। ये उन लोगों के लिए होता है जो बिना कीबोर्ड को देखकर टाइपिंग करते हैं और बहुत फास्ट टाइपिंग करते हैं, वो भी सारे अंगुलियों से। ये जे और एफ एक सेंटर पॉइंट का काम करता है जिनको अंगुलियों के जरिए सेंस किया जा सकता है। मतलब जे और एफ को सेंटर पॉइंट के रूप में फील करके वो लोग अच्छे से टाइपिंग कर पाते हैं। मतलब वो फास्ट टाइपिंग करने वाले बिना कीबोर्ड को देखे जे और एफ को फील कर लेते हैं उस उठे हुए बम्प के चलते, और फिर उस पॉइंट के रेस्पेक्टिव आसपास के बाकी कीज कहाँ है इसका अंदाजा लगा लेते हैं और धड़ाधड़ तेजी से टाइपिंग करते हैं। आपको सबसे इंटरेस्टिंग कौन सा लगा? ट्रेन वाला फैक्ट, बैक पर बने जो लोग हर समय कुछ न कुछ सोचते रहते हैं, इन अदर वर्ड्स जिन्हें ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम है, वो सुन लो एक लाइन। ओवर थिंकिंग आपकी जिंदगी बर्बाद कर रहा है। क्या आपको एक साइंटिफिक फैक्ट पता है कि जो लोग नॉर्मल मात्रा में सोचते हैं उनका दिमाग ज्यादा अच्छे से काम करता है, और जो ज्यादा सोचते हैं उनका IQ एक्चुअली कम होते रहता है। इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। लास्ट में आप कहोगे कि क्या हेल्प की तूने यार। चाहे आप कोई स्टूडेंट हो या जॉब करने वाले एडल्ट, आपको जरूर ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम होगी, भले ही आपको पता हो या नहीं, क्योंकि आजकल की दुनिया जैसी है इसमें शायद ही कोई इंसान पीस में होगा। आप हमेशा कुछ न कुछ सोचते रहते हो, राइट? एक बात को सोच रहे हो तब तक दूसरे साइड से दूसरी बात आती है और वो आपको सताने लगती है, और अंदर ही अंदर वो आपको खोखली करने लग जाती है, वो आपको खोखला बना देती है। अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आपको पढ़ाई का टेंशन होगा, अगर एक जॉब करने वाले हो तो जॉब का टेंशन होगा, और इन्हीं चीजों के चलते हमेशा आपके दिमाग में कुछ न कुछ चलता रहता होगा। साइंस के हिसाब से ओवर थिंकिंग एक्चुअली आपको और कमजोर बना रहा है, आपकी लाइफ को बर्बाद कर रहा है। स्टैनफोर्ड के कई स्टडीज में ये भी पता चला है, और वो भी ऑन अ साइंटिफिक बेसिस, कि ओवर थिंकिंग आपके दिमाग की रचनात्मक शक्ति को कम करने लगता है और आपके दिमागी ग्रोथ को स्लो कर देता है। ज्यादा सोचना आपके न्यूरॉन्स की इफिशिएंसी और ताकत को कम कर देता है। इन सब ओवर थिंकिंग के प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन सुनो, एक कहानी जो आपकी जिंदगी पूरी तरह से बदल देगी। आप एक बहुत अजीब पर सच्ची कहानी को सुनोगे, ये आपकी सोच पूरी तरह से बदल देगी। हैरी हुडिनी नाम का एक जादूगर था। वो ये दावा करता था कि अगर उसे जेल में डालकर लॉक कर दिया जाए तो वो 1 घंटे के अंदर उस जेल के दरवाजे के ताले को खोलकर बाहर निकलकर दिखा दे। हुडिनी को कई छोटे मोटे जेल वालों ने बुलाया और उसे लॉक कर दिया, पर हर बार एक आश्चर्यजनक तरीके से वो वहाँ से बाहर निकल जाता था बिना चाबी के। वो इसे कैसे करता था किसी को भी नहीं पता था, सिर्फ लोगों ने ये नोटिस किया था कि वो अपने बेल्ट के नीचे एक लंबे से और फ्लेक्सिबल से स्टील के वायर को रखता था, और शायद उसी का इस्तेमाल करके उसको ताले के लॉक के अंदर घुसा के वो अपने किसी जादुई तरकीब से उसे खोलता था। पर कोई भी इंसान सिर्फ एक स्टील के वायर से सारे के सारे लॉक को तो नहीं खोल सकता। एक खोल दिया ठीक है, पर हुडिनी को जितने भी लॉक में बंद कर दिया गया था सबको वो सक्सेसफुली सिर्फ एक वायर से ही खोल देता था, और अपनी इसी कला के वजह से वो धीरे धीरे फेमस होने लगा। तब एक बहुत बड़े जेल के लोगों ने हुडिनी की कहानियों को सुना कि कैसे उसे किसी भी जेल में बंद करने के बाद वो वापस आ जाता है सिर्फ 1 घंटे में। उस जेल के एम्प्लॉय ने कहा कि मैं इसे दुनिया का सबसे भयंकर दरवाजे का एक्सपीरियंस कराऊंगा, एक ऐसा जेल का दरवाजा जिसे कोई खोल ही नहीं सकता। उन लोगों ने हुडिनी को चैलेंज किया कि आओ और 1 घंटे के अंदर हमारे जेल से बाहर निकल कर दिखाओ। एक दिन तय किया गया और हुडिनी ने भी इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया। बहुत लोगों के सामने ये इवेंट शुरू किया गया। हुडिनी आया, सब लोग तालियों से उनका स्वागत किए और बहुत कॉन्फिडेंस के साथ हुडिनी जेल के अंदर गया। तभी वहीं खड़े एक गार्ड ने हुडिनी को बुलाया और धीरे से उन्हें कहा कि ये पूरे देश का सबसे स्ट्रॉन्ग और सबसे एडवांस्ड जेल का दरवाजा है। ये बात सुनकर हुडिनी का कॉन्फिडेंस थोड़ा कम हो गया, पर फिर भी उसे लगा कि वो इसे भी खोल दे अपने मैजिक ट्रिक से।
दरवाजे को लॉक कर दिया गया और अब आई हुडिनी की बारी अपने मैजिक को दिखाने की। उसने अपने बेल्ट को खोला और एक बड़े से लोहे के पिन को निकाला। जैसा कि मैंने बताया, वो पिन ही वो चीज थी जिसको वो दरवाजे के ताले के नीचे घुसाकर खोल देता था। वो इसे हमेशा छुपा कर रखता था। हुडिनी उसे ताले में घुसाकर उस लॉक को ब्रेक करने की कोशिश करने लगा। इसके पहले हुडिनी ने हजारों तालों को अनलॉक किया था, इसलिए लोगों को पूरा विश्वास था कि इस बार भी 1 घंटे के अंदर वो आराम से ताले को अनलॉक कर देगा। पर हुडिनी के कान में वो बात चली गई थी कि ये पूरे कंट्री का सबसे बेहतरीन ताला लगाया गया है। वो अपना काम शुरू किया और उसे अनलॉक करना शुरू कर दिया। 30 मिनट बाद हुडिनी के चेहरे पर जो कॉन्फिडेंस था जिसको लेकर वो इस जेल के अंदर गया था, वो गायब होने लगा, फेड आउट होने लगा। 1 घंटे बाद वो पसीने से लथपथ था, पर फिर भी वो ताले को अभी तक नहीं खोल पाया। 2 घंटे हो गए, फिर भी अभी तक वो उस लॉक को नहीं खोल पाया। 2.5 घंटे आते आते उसने गिव अप कर दिया और गुस्से में अपने हाथ से उसने जोर से जेल के उस डोर पर मारा। उसने ये देखा कि वो जेल का दरवाजा कभी लॉक था ही नहीं। अब खुले हुए ताले को कोई कैसे अनलॉक कर सकता है, इसलिए वो ताले के अंदर की मैकेनिज्म में कंफ्यूज हो गया था। पर दूसरी तरफ उसे उस गार्ड ने बोला भी था कि वो इस कंट्री का सबसे बेस्ट लॉक है, और इसी के चलते वो एक ऐसी चीज में फंस गया था जो सच है ही नहीं, जो एग्जिस्ट करता ही नहीं। वो दरवाजा कभी लॉक था ही नहीं। सच में ये दुनिया का सबसे बेस्ट लॉक था। नहीं नहीं नहीं, वो जेल का दरवाजा लॉक था, पूरी तरह से लॉक था। पर कहाँ जानते हो? हुडिनी के दिमाग में। इस कंपटीशन के पहले हुडिनी को वो गार्ड बोला था कि कंट्री के सबसे बेस्ट ताले को लगाया गया है, और ये बात हुडिनी के दिमाग में बैठ गई थी और वो इसी को लेकर ओवर थिंकिंग कर रहा था। एक ऐसी चीज को लेकर ओवर थिंकिंग जो है ही नहीं, जो एग्जिस्ट ही नहीं करता। साइंटिफिक रिसर्चर्स के अनुसार एक इंसान को एक दिन में 70,000 अलग अलग थॉट्स आते हैं, पर उसमें से 95% कोई काम के नहीं होते। आप भी अपनी जिंदगी में ओवर थिंकिंग वैसी ही चीजों के बारे में करते हो जो एक्चुअली में आपके लिए प्रॉब्लम है ही नहीं, और हुडिनी की ही तरह आप अपने गोल्स पे फोकस नहीं कर पाते, और उस गार्ड की तरह आपको कोई भी आकर कुछ भी बोलकर चला जाता है और आप ओवर थिंकिंग करके अपनी लाइफ को बर्बाद करते रहते हो। आपके जिंदगी में क्या है जो आपको लगता है कि आप नहीं कर सकते? कितने दरवाजे आपको बंद दिखते हैं, जरा बताओ तो सुन लो। बंद दरवाजे असल में बंद नहीं है, वो आपके दिमाग में बंद है। लाइफ में आपके साथ कितनी बार ऐसा हुआ होगा जिसमें सॉल्यूशन एकदम सिंपल होगा, पर आप ओवर थिंकिंग कर करके आसान चीज को भी मुश्किल बना देते हो, जैसे हुडिनी के साथ हुआ था। अगर वो स्टार्ट करने के पहले ही देख लेता कि गेट तो एक्चुअली में लॉक्ड है ही नहीं, तो शायद उसकी बेइज्जती नहीं होती उस दिन, और इसी के चलते उसे एक ऐसे ताले को फेस करना पड़ा जो उसके दिमाग में था। एक अफ्रीकन प्रोवर्ब है जो ये कहता है कि जब आपके अंदर कोई